गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम छत्तीसगढ़ खंड से चैप्टर 14 एक कहानी यह भी पढ़ रहे हैं जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी ने अपनी इस कहानी में या इस पाठ में जिसका नाम है एक कहानी यह भी, इसमें सिलसिलेवार लिखी गई है। लेखिका के द्वारा एक सिलसिलेवार लिखी गई है जो आत्मकथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्होंने इसमें ऐसे व्यक्तियों और घटनाओं के विषय में लिखा है जिनका संबंध स्वयं लेखिका के जीवन से रहा है। लेखिका ने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं और विशेष रूप से अपने पिताजी द्वारा कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का भी वर्णन किया है। लेखिका ने अपने परिवार और कॉलेज की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए अपने पिता के स्वभाव में पल पल में आने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया है। लेखिका द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में की गई भागीदारी में उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का स्वरूप प्रशंसनीय है। देखिए अपने नेक्स्ट गद्यांश में कवित्री क्या कहना चाहती हैं पर यह पितृगाथा में इसलिए नहीं गा रही। कौन सी पितृगाथा? जिसमें वो बताती हैं कि यहाँ लेखिका कहती हैं उसने अपने पिता को टूटे हुए गुणों थे उनकी आशाओं के बोझ तले दबा हुआ ही देखा था। कि उन्होंने बताया था किस प्रकार उनके यहाँ आर्थिक तंगी हो गई और वो किस तरह से उनके पिताजी परेशान हो गए, लेकिन उनकी जो अपनी ठाठ की ज़िंदगी है वो उन्होंने कभी अपने बच्चों के सामने नहीं दर्शाई। तो उन्हीं के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मैं जो अपने पिताजी के बारे में बता रही हूँ, जो पितृगाथा में इसलिए नहीं बता रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है या मैं उनकी कोई बढ़ाई कर रही हूँ, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं। मन की उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मेरे अंदर हैं, या कि अनजाने अनचाहे कि उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली पतली और मरेल भी थी। मरेल मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, कि मतलब मेरा रंग तो काला था और मेरे पिताजी का रंग गोरा था। सो बचपन में मुझे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन शीला से हर बात में मेरी तुलना मेरी बहन से होती थी। फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद, कि मतलब मेरा नाम भी था और मेरा लोग सम्मान भी करते थे और मेरी प्रतिष्ठा होने के बावजूद आज तक मैं उनसे उभर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हूँ। मतलब उसका कहने का तात्पर्य है कि जो मेरे अंदर मेरा सांवला कलर था और जिसकी तुलना मेरी हर बार होती थी, उनसे मैं कभी उभर नहीं पाई। उनके सामने जो मेरी इतनी प्रतिष्ठा थी मुझे वो भी फीकी लगती थी। शायद अचेतन कि किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता, मतलब कि ऐसा लगता कि ये सब तुक्का है, अचानक से हो गया है। पिताजी जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, कि अपनों के द्वारा जो विश्वासघात किया गया है उसकी गहरी बहुत ज़्यादा दुख से उपजा वह शक, होश संभालने के बाद से भी जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं।
मतलब पिताजी मेरे अंदर जाने कितने रूपों में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षा के रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे अंदर पिताजी जैसा रंग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर जाने कितने रूपों में है। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों का क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, कि भले ही समय का जो बहाव है वो हमें कहीं और बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। मतलब कोई ये तो नहीं कह सकता कि वो उनकी बेटी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि भले ही रंग ना हो, लेकिन उनके गुण और अवगुण उनके अंदर विद्यमान थे। क्या कहना चाहती हैं लेखिका, एक बार फिर से सुनिए कि यहाँ अपने पिता की यशोगाथा नहीं चाहती हैं, वे उनके बारे में कोई एक यशो ज्ञान नहीं कर रही हैं। वह तो ये व्यक्त करना चाहती हैं कि पिताजी के कौन से गुण दोष थे तथा ऐसी कौन सी बातें थीं जिनसे वे हीन भावना से ग्रस्त हो गए। लेखिका बाल्यावस्था में दुर्बल एवं कमजोर थीं तथा उनका रंग काला था। उससे 2 वर्ष बड़ी बहन का जो खूब गोरी, हंसमुख तथा स्वस्थ थी। पिताजी हर बात में खूबसूरत बहन की प्रशंसा करते और लेखिका को नहीं चाहते थे। काफ़ी सम्मान, यश एवं प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी लेखिका उस हीन भावना से उबर नहीं पाई थी। लेखिका के विश्वासघातों को सहन करने वाले पिताजी की तरह शक्की स्वभाव की झलक साफ दिखाई देती थी। लेखिका उसके बावजूद पिताजी के विचारों में टकराहट थी। इसके बावजूद पिताजी का स्वभाव लेखिका में प्रतिबिंब की तरह रहता, मतलब एक परछाई बनकर उनके साथ रहता। पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, कि पिताजी से बिल्कुल उल्टे स्वभाव की थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी हर जायदती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी कि वे सभी की आदेशों का पालन करती थीं। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा ये त्याग कभी हमारा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। लेखिका अपनी माँ के बारे में कहती हैं कि माँ में सहनशीलता एवं धैर्य का गुण विद्यमान था। पिताजी द्वारा दिए गए कष्टों को तथा लेखिका के भाई बहनों की हट को बहुत ही सहजता सहन करती थी। असहाय एवं विवशता में लिपटा उनका ये त्याग कभी उनके बच्चों के लिए आदर्श नहीं बन सका। परिवार के सदस्यों की जिंदगी भर कुछ न कुछ देती रही, अतः अपने बच्चों की सहानुभूति माँ के साथ थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं। मनु भंडारी कहती हैं कि मैं 5 बहनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घेर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग भी उड़ाई। कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक था और हमारी सीमा कहाँ तक थी? घर तक थी। दायरे से मतलब है कि वह बाहर ही था, उनका घर में रहना नहीं था। वे बाहर तक ही सीमित थे और हम घर तक ही सीमित थे। उनका तो एक बार हो जाता था कि वे बाहर भी खेलते थे और घर में भी खेलते थे, लेकिन हमारा दायरा कहाँ तक सीमित था? केवल घर तक ही सीमित था। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस
जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करने या करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित कर दिया है कि आजकल लोग केवल फ्लैटों में रहकर केवल अपने तक ही सीमित रह गए हैं। पहले जैसी स्थिति नहीं है कि कॉलोनियों में, मोहल्लों में एक साथ उठा बैठा जाता हो। मेरी कम से कम एक दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र, जो चरित्र होते थे, करैक्टर होते थे, इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार, अपनी युवावस्था का आरंभ किया। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते महाभोज में इतने वर्षों के बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठते, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। लेखक स्वयं के बारे में बताती हैं कि वे अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। बचपन में बच्चों जो खेल खेलते हैं वे अपने भाई बहनों के साथ खेले। उनकी सीमाएं घर तक सीमित थीं, परंतु अपने घर के पड़ोस में खेला करते थे। मोहल्ला भी एक परिवार की भांति था, लेकिन आज मोहल्ला संस्कृति समाप्त होने की वजह से हर मनुष्य अपने घर परिवार तक सीमित रह गया है। लेकिन अपनी प्रारंभिक रचनाओं, जो उनकी रचनाओं होने की वजह से लेखिका अपनी प्रारंभिक रचनाओं में पात्र भी वैसे ही बनाती थीं। काफ़ी समय गुजरे जमाने पर भी वे उन्हें याद रखती थीं। उन्हें इस बात का भी सुखद आश्चर्य हुआ कि महाभोज के द्वारा उन्हें कई वर्ष बाद अपने दादाजी की यादें सजीव हो उठी, मतलब अपने दादाजी की यादें ताज़ा हो उठी।